नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। मत्स्य यूनिवर्सिटी द्वारा बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें दो पेपर हैं। जो पहला पेपर है वह है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और दूसरा पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है वो बेहद महत्वपूर्ण पेपर है। इसमें प्लेटो से लेकर मार्क्स तक कई विचारक हैं जिनके राजनीतिक विचारों को हम जानकर बहुत बेहतर राजनीति विज्ञान को समझ सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान को समझने के लिए, व्यक्ति, राज्य और समाज के पारस्परिक संबंध को समझने के लिए इस पेपर को बेहतर रूप से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पाश्चात्य विचारकों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो इस पेपर की जो बेसिक थीम है, जो मुख्य तत्व हैं, उनको हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले जब हम पाश्चात्य विचारकों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, ये कई विचारधाराओं के जो तत्व हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो व्यक्ति, राज्य और समाज, ये मुख्यतः राजनीति विज्ञान की तीन मुख्य धुरी हैं, तीन मुख्य तत्व हैं जिन पर राजनीति विज्ञान इर्द गिर्द घूमती है। तो मैं राजनीति विज्ञान की शुरुआत की बात करूं तो सबसे पहले जो राजनीति विज्ञान में जो राज्य की प्राथमिकता, राज्य की प्रमुखता के तत्व हमें नजर आते हैं। व्यक्ति की तुलना में प्रारंभिक दौर में राज्य को अधिक प्रमुखता रही। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान की हम शुरुआत के बारे में बात करें तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत है वो यूनानी जो दौर है, यूनानी जो नगर राज्य हैं वहाँ की राजनीति से होती है। एथेंस उस समय राजनीति का प्रमुख केंद्र था। नगर राज्यों की जो राजनीति के लिए एथेंस बहुत अधिक प्रसिद्ध था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहाँ की मुख्य पहचान थी। लेकिन जब 399 ईसा पूर्व में सुकरात को जब जहर का प्याला देकर मार दिया गया तो उसके बहुत अधिक लोकप्रिय शिष्य प्लेटो को उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से नफरत पैदा हो गई। और इस व्यवस्था के नफरत जब उसको पैदा हुई तो इस व्यवस्था के प्रतिकूल रूप में उसने एक दार्शनिक राजा की कल्पना की और दार्शनिक राजा को वो एक सर्वशक्तिमान राजा के रूप में स्थापित करता है जो सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञाता है। तो इस प्रकार उसके दर्शन में दार्शनिक तत्व हमें नजर आते हैं। इसकी पराकाष्ठा हमें अरस्तु के दर्शन में नजर आती है जहां वो व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक प्रमुख महत्व प्रदान करता है, व्यक्ति की तुलना में राज्य को श्रेष्ठ मानता है और वो कहता है कि राज्य सर्वोच्च है, राज्य साध्य है। व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो राज्य और समाज में रहकर ही है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता, वो पशु है या फिर देवता है। इस प्रकार अरस्तु व्यक्ति की तुलना में राज्य को बहुत अधिक प्रमुखता प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो यूनानी राजनीति का जो दौर रहा है वहां पर जो व्यक्तिवाद की तुलना में हमें जो राज्य को अधिक प्रमुखता मिलती रही है, राज्य को अधिक प्राथमिकता मिलती रही है, ये यूनानी राजनीति की एक पहचान रही है। हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल का जो दौर था वहाँ पर धार्मिक आडंबरों का प्रभुत्व था, पोपशाही की प्रधानता थी। इसी दौर में जब 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की जब शुरुआत हुई तो इसमें दो धुरी हमें देखने को मिली। कुछ ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य की तुलना में चर्च को श्रेष्ठ माना। ग्रेगरी थे, सेंट ऑगस्टाइन, ये कुछ विचारक हैं जो राज्य की तुलना में चर्च को महत्व देते हैं। लेकिन पुनर्जागरण जब हुआ, छापे खाने की मशीन का आविष्कार हुआ, इसकी वजह से जो स्वतंत्रता प्रेमी जो कई साहित्यकार थे उनकी जो पुस्तकें हैं, उनके साहित्य को कई अन्य भाषाओं में अनुवाद करके लोगों को पढ़ने का जब मौका मिला और उनमें स्वतंत्रता के प्रति अलग जागृत हुई, इसके फलस्वरूप कुछ विचारकों ने चर्च की जो धार्मिक आडंबर की जो नीति थी उनका विरोध किया और राज्य की प्रभुसत्ता का भी उन्होंने समर्थन किया। कुछ ऐसे इस दौर में कुछ ऐसे विचारक भी हुए जिन्होंने चर्च की राज्य के ऊपर जो प्रमुखता है उसका विरोध किया। जैसे उदाहरण के लिए मार्सिलियो ऑफ पेडुआ का नाम बहुत अधिक फेमस है। मैकियावेली एक ऐसा विचारक है जिसे आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने
चर्च को राज्य के ऊपर नहीं माना, उन्होंने भौतिक रूप से राज्य की ही सत्ता को श्रेष्ठ रूप से माना। तो इस दौर में हम जब बात करते हैं, जब पुनर्जागरण का दौर हो गया, आधुनिक युग की शुरुआत हम 15वीं शताब्दी से मानते हैं। इस युग में सबसे जो बड़ी पहचान है वो ये है कि जो इस समय से पहले जो राज्यों की प्रकृति छोटी थी, उनका क्षेत्रफल, उनका आकार, उनकी जनसंख्या सीमित थी, लेकिन आधुनिक युग में राज्यों का जो क्षेत्रफल, बड़े बड़े राज्य बनने लगे, अर्थात राज्यों की जनसंख्याएं अधिक आने लगे। इसे बोलते हैं आधुनिक राष्ट्र राज्य। और आधुनिक राष्ट्र राज्य जब अस्तित्व में आया तो यहाँ पर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ने लगी, लोग अपने लिए स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग करने लगे, और यहीं से एक नई विचारधारा का जन्म प्रमुखतया होता है। उसका नाम है उदारवाद। उदारवाद ऐसी विचारधारा है जिसका प्रारंभिक रूप हमें व्यक्तिवाद के रूप में नजर आता है, अर्थात जो व्यक्तिवाद है वह व्यक्ति के हितों पर ज्यादा बल देती है, वो राज्य की तुलना में व्यक्ति को अधिक प्रभावी मानती है, व्यक्ति को श्रेष्ठ मानती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। और इस व्यक्तिवाद, जिसे आगामी या अग्रिम रूप से इसे उदारवाद कहा गया, उसकी जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है। और इंग्लैंड में जॉन लॉक इसका सबसे बड़ा प्रवक्ता माना गया। जो हॉब्सवादी विचारक, जो जिसे हम वेस्टर्न थिंकर में पढ़ेंगे, हॉब्स और लॉक, वो इंग्लैंड के हैं, इसलिए उनके दर्शन में कहीं न कहीं स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद नजर हमें देखने को आता है। यदि सबसे पहला एग्जाम्पल हम यदि हॉब्स के रूप में लें तो हॉब्स एक अपनी सामाजिक समझौते का सिद्धांत देता है, जिसमें वो कल्पित प्राकृतिक अवस्था की बात करता है और कहता है कि उस कल्पित प्राकृतिक अवस्था में लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए समझौता करते हैं और सारे अधिकार राज्य या शासक को सौंप देते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि वो इंग्लैंड का है और कहीं न कहीं वो देश काल परिस्थिति से प्रभावित है, इसीलिए वो समझौते में एक बात बाद में बोलता है कि यदि राज्य लोगों को उनके जीवन के अधिकार से वंचित करता है तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हॉब्स है वो व्यक्तिवाद की ओर मुड़ जाता है, और जो लॉक का दर्शन देखें वो तो पूरी तरीके से सीमित शासन के कॉन्सेप्ट पे और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर टिका हुआ है। इसके बाद हम रूसो का यदि नाम लें तो रूसो का जो सिद्धांत है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रूसो स्विट्जरलैंड में उसका जन्म हुआ था। इसकी वजह से रूसो का कहीं न कहीं जो दर्शन है वो स्विट्जरलैंड की विचारधारा पर नजर आता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है जो रूसो के विचारों से ही प्रेरित है, क्योंकि रूसो बोलता है कि किसी भी सभा में जो निर्णय है वो सर्वसम्मति, सबकी जो तात्विक इच्छा है, जो सामान्य कल्याण है, उसी आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। सामान्य इच्छा के आधार पर जो निर्णय की बात रूसो करता है, इसीलिए रूसो के दर्शन में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नजर आता है। इसके बाद जो जेएस मिल है वो भी इंग्लैंड का है और वो नकारात्मक स्वतंत्रता का बहुत बड़ा प्रवक्ता माना जाता है, क्योंकि वो लोगों को असीमित विचारों की स्वतंत्रता देना चाहता है। वो तो जो जेएस मिल है वो पागलों और संकीलों जो लोग हैं उनको भी असीमित स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। एक जो अब व्यक्तिवाद के बाद और जो राज्य, ये दोनों अलग अलग जो व्यक्ति और राज्य की जो थ्योरी को समझने के बाद एक तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है समाज, और इसके मुख्य प्रवक्ता हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में राज्य को पूंजीपति वर्ग का एक शोषण का हथियार मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्य के माध्यम से पूंजीपति वर्ग लोगों का, गरीब लोगों का शोषण करता है, इसलिए वो एक नई विचारधारा के रूप में समाजवाद विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में जो संपत्ति का स्वामी है वो समाज है, इसीलिए समाज में जो लोग रहते हैं उनके मध्य संपत्ति का बंटवारा भी समानता के आधार पर होना चाहिए, संपत्ति का असमान वितरण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान में मुख्यतः व्यक्तिवाद, राज्य की प्रमुखता और समाज अर्थात व्यक्ति, राज्य और समाज के रूप में तीन अलग अलग विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं। जब हम पाश्चात्य विचारक पढ़ेंगे तो इनको बहुत डिटेल से, बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि पाश्चात्य विचारकों पर हम आगे बढ़ने से पहले हमें व्यक्ति, राज्य और समाज, इन तीनों से जुड़े हुए विचारों को प्रारंभिक रूप से समझना, जानना जरूरी था। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको व्यक्ति, राज्य और समाज
कि इससे संबंधित जो विचारधाराएं हैं, इनके विचार हैं, उन्हें आपको समझने में आसानी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।